स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हमें पढ़ना है हेलोजन की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ना है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। देखो नाभिक रागी जिसे नाम से नाभिक रागी, नाभिक रागी का मतलब क्या होता है? नाभिक का मतलब प्लस और रागी मतलब खिंचाव। तो प्लस की तरफ जिसका खिंचाव होगा उसे क्या बोलते हैं? नाभिक रागी बोलते हैं। मतलब जो प्लस की तरफ जिसका अट्रैक्शन होता है। भाई सिंपल सी बात है। देखो प्लस की तरफ क्या होगा? नेगेटिव। जो जितना नेगेटिव होगा उसका प्लस की तरफ उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे हम इसको एन यू का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर माइनस का चिन्ह लगा के प्रदर्शित करते हैं नाभिक रागी को। इसके कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिए नाभिक रागी, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, सबके ऊपर माइनस का चार्ज होगा। ये नाभिक रागी है। अब इसके देखो नाभिक रागी, इसको अगर मैं लिखूँ तो मैं ये कह सकता हूँ एक नाभिक रागी हेलो एल्केन के हेलोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। ये नाभिक रागी होता है, इसका काम क्या होता है? इसका मेन काम यही होता है। ये क्या करता है? हेलोजन का जो भी हेलो एल्केन का जो भी हेलोजन होगा ये उसको क्या करेगा? वहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा और खुद जाके वहाँ पे बंद बना देगा। अब तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया हमने, हेलो एल्केन ले लिया और इसके साथ OH, एक तरह नाभिक रागी OH, और इसने रिएक्शन करी तो OH ने क्या करा? खुद आके इसके साथ में एल्केन के साथ में जुड़ गया और Cl को बाहर निकाल दिया। तो इसका जनरल फॉर्म RX, RX का मतलब क्या होता है? हेलो एल्केन। NU का मतलब यहाँ पे नाभिक रागी, नाभिक रागी। तो देखो इसकी जनरल फॉर्म ये होती है RX NU माइनस, और यहाँ पे क्या बनेगा? RNU बनेगा और X माइनस हमें मिलेगा। ठीक है ना? ये इसकी जनरल फॉर्म होती है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। अब क्रियाविधि के आधार पर ये दो प्रकार की होती है। एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको शॉर्ट में SN1 भी कह देते हैं। देखो SN1 क्यों कहते हैं? एक अणु, क्योंकि अणु एक है। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन, Ln का मतलब न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाभिक रागी को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो SN1 भी कह देते हैं इसको। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी ये क्या होती है? तृतीय हैलोजन द्वारा सर्वाधिक प्रदर्शित की जाती है। जैसे मतलब तृतीय हैलोजन के द्वारा ये ज़्यादा प्रदर्शित की जाती है। अगर सेकंड डिग्री होगा या 1 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगी? इसकी जो मतलब जो एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है इसकी संभावना कम होती चली जाएगी। और दूसरी हमारे होते हैं द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बायोमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे SN2 से दिखाते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है, इसको डायरेक्टली ऐसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि SN1 और SN2 के बारे में बताओ, या इनके बारे में डिफरेंस बताओ, इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है ना? ये जनरली हम क्या करते हैं, इनको शॉर्ट में SN1 और SN2 के नाम से ही जानते हैं। अब स्टूडेंट, हमें इनके बारे में पढ़ना होती है। देखो एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें होता क्या है? इसको शॉर्ट में ऐसे नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें होता है कार्ब धनायन का निर्माण होता है। तो हमने क्या करा यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक हेलोजन ले लिया और हेलोजन के साथ में हमने क्या करा, मतलब इसमें होता क्या है? जैसे हेलोजन होता है तो इसमें क्या होता है? ये देखो एल्केन कार्बन के साथ में Cl बॉन्ड बना रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास में। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे चले जाएंगे और ये बहुत धीरे से होती है वाली अभिक्रिया। और यहाँ पे CH3 और C पे क्या आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, Cl पे चले गए और Cl पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या बन गया है हमारा? एक 3 डिग्री कार्बोधनायन मिल गया हमें। देखो कार्ब के ऊपर, कार्बन के ऊपर C के ऊपर प्लस का चिन्ह है, इसलिए क्या बन गया? एक कार्बोधनायन। और कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? 3 से, इसलिए 3 डिग्री का कार्बोधनायन हमें मिल गया। और इसे एक तरह से मध्यवर्ती भी बोलते हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है? कार्बोधनायन पर नाभिक के आक्रमण किया जाता है। नाभिक के आक्रमण मतलब नाभिक रागी की रिएक्शन की जाती है। देखो यहाँ पे OH इसके साथ में रिएक्शन करेगा, सीधी सी बात है, ये प्लस है ये माइनस है, लेकिन ये वाली जो इक्वेशन होती है तीव्र गति से होती है, ये वाली समीकरण। और यहाँ पे क्या होगा? OH C के साथ में जुड़ जाएगा, क्योंकि एक मोड खाली था यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें क्या मिल रहा? इस तरीके से हम देख रहे हैं हमें हेलोजन हमें मिल रहा है। और नाभिक रागी ने क्या करा? खुद आके जुड़ गया और हेलोजन को बाहर निकाल दिया। देखो सेम द्विक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? यह प्राथमिक हेलोजन द्वारा दी जाती है, यह संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। देखो ये जो ज़्यादातर जितनी भी हमारी SN2 है, ये ज़्यादातर प्राथमिक हेलोजन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है और यह संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे हमने हेलोजन ले लिया,
और यहाँ पे ओ नाभिक रागी OH है। लेकिन क्या होता है, ये डायरेक्ट रिएक्शन ना करके क्या करता है, पाश्चात्क्रमण करता है। पाश्चात मतलब पीछे से अभिक्रिया अटैक करता है, ये पीछे से अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही OH आएगा तो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड पहले से ही खुला है। तो ये क्या करेगा, जब ये यहाँ पे अटैक करेगा पीछे से, तो कुछ जब रिएक्शन होगी तो Cl को क्या करना पड़ेगा, जैसे ये इसकी तरफ आएगा तो Cl को यहाँ से जाना पड़ेगा, और OH आके यहाँ पे चले जाता है, और Cl यहाँ से हमें बाहर मिल जाता है। तो इस तरीके से क्या हो गया हमारा, हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हेलोजन था उसका सब्सटीट्यूशन हो गया, और जो नाभिक रागी था वो जाके यहाँ पे एल्केन के साथ में जुड़ गया। अब देखो हमें वेग देखना होता है, सेकंड पॉइंट वेग। फर्स्ट डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देखो सेकंड पॉइंट हमारा वेग होता है। वेग कैसे दिखाते हैं, किसी भी अभिक्रिया का वेग क्या होता है, कांस्टेंट कैसे दिखाते हैं, और उसके बाद में हम अभिकारक, देखो अभिकारक क्या है यहाँ पे, सिंपल RX और न्यूक्लियोफाइल। तो RX और न्यूक्लियोफाइल ये हमारा वेग नोट करने का तरीका होता है। अगर यहाँ पे हम इसमें देखते हैं, देखो इसमें 2 पद है हमारे यहाँ पे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि धीमा पद वेग निर्धारण पद होता है। जो धीमा पद होता है उसी से हम वेग का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पे देखो सिंपली हमें यहाँ पे भी वेग निकालना है। वेग क्या हो जाएगा, वेग इज इक्वल टू के, और यहाँ पे अभिकारक क्या है हमारा, केवल RX है, इसलिए मैंने यहाँ पे RX लिख दिया। थर्ड पॉइंट, यहाँ मध्यवर्ती कार्ब धनायन है, तो यहाँ पे मध्यवर्ती का निर्माण हो रहा, हमने पहले ही पढ़ा है। मध्यवर्ती होता क्या है ना, मध्यवर्ती का मतलब देखो 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, बीच वाला पद हमें क्या मिल रहा, कार्ब धनायन मिल रहा, तो इसे मध्यवर्ती बोलते हैं। जो भी हमें बीच वाले टर्म में हमें मिलता है, बीच में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ मध्यवर्ती कार्ब धनायन है। यहाँ पे इधर देखते हैं, यहाँ पे कोई मध्यवर्ती नहीं बनता, एक संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या होता है, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, मध्यवर्ती का कोई निर्माण नहीं होता है यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पाश्चात्क्रमण नहीं होता, क्योंकि एल्किल समूह नाभिक रागी पर उच्च त्रिविमीय बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए कार्ब धनायन का निर्माण होता है जो स्थायी है। देखो अभी आपने यहाँ पे देखा था, तो यहाँ पे क्या हुआ, पाश्चात्य आक्रमण तो हो नहीं सकता, OH जाके यहाँ पे पाश्चात्य आक्रमण कैसे करेगा, नहीं कर सकता, क्योंकि पहले से एल्किल जो है वो क्या होता है, त्रिविमीय बाधा उत्पन्न कर देता है, और इसलिए क्या करता है, पाश्चात्य आक्रमण नहीं कर पाता, और इसलिए यहाँ पे क्या होता है, कार्ब धनायन का निर्माण होता है। यहाँ कार्ब धनायन का निर्माण नहीं होता, क्योंकि नाभिक रागी का पाश्चात्य आक्रमण संभव है। कार्ब धनायन नहीं बनता, क्योंकि नाभिक रागी का पाश्चात्य आक्रमण संभव होता है, इसलिए त्रिविमीय बाधा कम है। तो यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ पे आक्रमण किया यहाँ पे, लेकिन नाभिक रागी ने क्या किया, यहाँ पे आक्रमण किया, और यहाँ पे इसमें त्रिविमीय बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि इनका ज़्यादा मतलब स्थायी तो होते नहीं है, या आप कह लो कि साइज इतना बड़ा नहीं होता कि ये इसको रोक देंगे, और इसलिए क्या करा, यहाँ पर रिएक्शन करो, क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे मतलब किसी भी तरह की त्रिविमीय बाधा उत्पन्न नहीं होती, इसलिए SN2 की संभावना, सॉरी यहाँ पे पाश्चात्य आक्रमण संभव है, इसलिए त्रिविमीय बाधा कम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 में। यहाँ पे देखो डिग्री दिखाते हैं, ये हमारा हेलोजन की डिग्री 3 डिग्री हेलोजन, 2 डिग्री हेलोजन, 1 डिग्री हेलोजन। देखो 5th पॉइंट में यहाँ पे कार्ब धनायन का स्थायित्व बढ़ने पर SN1 की संभावना बढ़ती है। देखो अब मैं ये कह सकता हूँ, जैसे कार्ब धनायन का स्थायित्व बढ़ रहा है तो SN1 की संभावना भी बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है, जितनी डिग्री ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा संभावना SN1 की संभावना अधिक होगी, या आप कह लो कि उतनी ही ज़्यादा त्रिविमीय बाधा होती है। ऐसे यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें हम, त्रिविमीय बाधा कम होगी, तो यहाँ पे उल्टा होता है, जितनी डिग्री कम होगी उतनी ही SN2 की संभावना अधिक होती है। और कहने का मतलब क्या होगा कि कार्ब धनायन का स्थायित्व कम होता है जितनी डिग्री कम होगी, और जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी तो इसकी बाधा ज़्यादा होती जाएगी, इसलिए संभावना कम होती जाएगी। लेकिन हम ये कहेंगे कि जैसे डिग्री कम होती है तो क्या होता है, त्रिविमीय बाधा भी कम होती है, इसलिए SN2 की संभावना बढ़ जाती है तथा कार्ब धनायन का स्थायित्व भी कम होता है। 6th पॉइंट, निर्गत समूह या हैलाइड आयन की प्रकृति। तो निर्गत निकलने वाला समूह या हैलाइड आयन बोल सकते हैं हम इसको। जैसे हैलाइड आयन क्या है हमारा,
FCl Br तो यहाँ पे अगर हम आर और एफ की बात करें, दोनों का साइज छोटा था, पर्पल बंद होगा। जैसे हम इधर की तरफ बढ़ेंगे, Cl साइज एफ से बड़ा है, Br का और भी बड़ा, आई का और भी बड़ा, तो जैसे साइज बढ़ता जा रहा तो क्या होता है, बंद कमजोर होता चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे SN1 व SN2 दोनों में बंध जितना दुर्बल होता है उतनी आसानी से टूटेगा। वो सीधी सी बात है, कोई भी रिएक्शन होगी जितना भी बंध दुर्बल होगा उतनी आसानी से टूट जाएगा। क्रियाकारक उतना ही क्रियाशील होगा, और क्रियाकारक भी उतना ही क्रियाशील होता है जितना बंध हमारा कमजोर होगा। तो आर आई बंध सबसे जल्दी टूटेगा। देखो आर आई बंध क्या होगा, ये सबसे जल्दी टूटेगा, क्योंकि आई के बड़े आकार के कारण बंध दुर्बल है, और ये इसका एफ का साइज छोटा है, और ये बंध सबसे देर में टूटेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेगा समूह हैलाइड आयन की प्रकृति क्या होती है, प्रकृति होती है जितना भी बंध दुर्बल होगा उतनी ही आसानी से क्या होगा, मतलब बंध टूटेगा, और अभिक्रिया उतनी ही अच्छी होगी। 7th पॉइंट, नाभिक राशि की प्रकृति व सांद्रता। तो प्रकृति सांद्रता के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे वेग हमने अभी बताया था, वेग किस तरीके से निकलता है कि RX हो जाएगा। नाभिक राशि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखो नाभिक राशि का यहाँ पे वेग पे कोई प्रभाव नाभिक राशि का पड़े ना, क्योंकि नाभिक राशि यहाँ पे है ही नहीं। इधर हम देख रहे हैं यहाँ पे नाभिक राशि की प्रकृति व सांद्रता के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो वेग हमारा अभी हमने बताया था कैसे निकलता, ठीक है। यहाँ पे निकाले वेग क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नाभिक राशि के। यहाँ पे नाभिक राशि आ रहा है, चलो ना, अब नाभिक राशि यहाँ पे है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, नाभिक राशि की सांद्रता पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेग, लेकिन यहाँ पे नाभिक राशि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है SN1 में। नेक्स्ट पॉइंट, 8 पॉइंट, विलायक की प्रकृति। देखो विलायक की प्रवृत्ति देख लेते हैं। ध्रुवीय विलायक, देखो अगर ध्रुवीय विलायक जैसा हम जानते हो, ध्रुवीय विलायक क्या होता है, वाटर ले लिया हमने, वाटर क्या होता है, ध्रुवीय विलायक होता है। इसमें यहाँ पे H पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव होगा। तो देखो क्रियाकारक क्या करता है, कार्बन बनाता है, और कार्बन से हमें उत्पाद मिल रहा था। तो यहाँ पे हमने देखो कार्बन ले लिया, और उसके साथ हमने यहाँ पे हमने क्या किया, ध्रुवीय विलायक ले लिया। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे आकर्षण होगा इनके बीच में, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये कार्बन आयन प्लस होता है, और आकर्षण की वजह से क्या हो जाएगा, ऊर्जा निकाय की कमी होगी और स्थायित्व बढ़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ध्रुवीय विलायक SN1 के मध्यवर्ती कार्बन आयन को आकर्षण द्वारा स्थायित्व प्रदान करता है। ये क्या करता है, आकर्षण के द्वारा क्या कर रहा है, इसको स्थायित्व प्रदान कर रहा है SN1 में, अर्थात ध्रुवीय विलायक SN1 के वेग को बढ़ाता है। या हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं जो ध्रुवीय विलायक होता है वो SN1 के वेग को बढ़ाने में हेल्प करता है। और यहाँ पे देखते हैं इधर विलायक की प्रकृति। देखो ये क्या होता है, RX LOL के NU न्यूक्लियोफाइल पीछे से रिएक्शन करेगा, तो ये बनेगा। लेकिन यहाँ पे होता है क्या, देखो OH क्या है, नाभिक राशि है, और इस पे ध्रुवीय विलायक क्या करता है, इसको चारों तरफ से घेर लेगा। और ध्रुवीय विलायक संक्रमण अवस्था में कोई स्थायित्व प्रदान नहीं करता, बल्कि नाभिक राशि को घेर कर SN2 के वेग में कमी कर देता। और जब ये इसको चारों तरफ से घेर लेगा तो ये क्या करेगा, इसके वेग में कमी आ जाएगी, ठीक ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या करता है, नाभिक राशि को घेर कर SN2 के वेग में, यहाँ पे SN2 के वेग में कमी कर देता है ध्रुवीय विलायक, और SN1 के क्या करता है, वेग को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता आप कमेंट करके जो भी प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बहुत अच्छे से करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह भैया बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। आपको एग्ज़ाम में SN1 व SN2 के बारे में पूछा जाता है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक